गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। और फिर हमने एक नया फंक्शन पढ़ा था, मैथमेटिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। तो वैसे ये भी काफ़ी और भी टूल्स होते हैं मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वैसे तो मैथ्स की ही पूरी प्रॉब्लम है, बट इनका यूज होता है काफी ज्यादा फिजिक्स में, तो मैं सोच रहा था कि पहले इन्हें क्लियर कर दूं। बट स्टूडेंट्स, फिर आप ये भी देख रहे होंगे कि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो सिलेबस भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जैसे ये टूल्स आगे यूज होंगे किसी क्वेश्चंस में या किसी टॉपिक में, तो मैं तब इसे डिस्कस कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज हम अपना नया चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का, जो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट? फिजिकल वर्ल्ड में हमें मेनली ये इंट्रोडक्शन फिजिक्स का पूरा 11th क्लास में जो हमें डिस्कस करना है उसका बेस है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक बताया गया है, जैसे कि पहले तो ये बताया गया यहाँ पे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, द स्कोप ऑफ फिजिक्स, कहाँ कहाँ पे हम फिजिक्स के स्कोप यूज करेंगे, क्या फायदा है फिजिक्स पढ़ेंगे, कहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वैसे तो सिंपल सा ही है, बट अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने आऊँ तो स्टूडेंट्स से मुझे पूरा फिजिक्स का स्कोप एक्सप्लेन करने आपको, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। और इस छोटी सी एज में आपको फिजिक्स का स्कोप एक्सप्लेन कर पाना आपको शायद समझ में ना आए। बस फिलहाल ये समझ लीजिए आप कि इस चैप्टर को हम एज अ इंट्रोडक्शन एज्यूम करेंगे पूरे 11th फिजिक्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगा आपको कुछ फंडामेंटल फोर्सेस को लेके। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्सेस कई टाइप के आपने पढ़े भी हैं अभी तक प्रीवियस क्लासेस में, कुछ इस साल भी पढ़ेंगे, कुछ अगले साल भी पढ़ेंगे, और कई आप पहले ही बहुत टाइम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फोर्सेस जितनी भी हैं नेचर में हमारे पास, उनको बेसिकली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस हम 4 ही लेके चलने वाले हैं इस पूरी फिजिक्स में अभी तक। पहला हम फोर्स की बात करें स्टूडेंट्स, हम पहले बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, तभी मैं इसे डिस्कस कर लूंगा आगे। फिर सेकंड आता है स्टूडेंट्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड आएगा हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ आएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 कैटेगरी है हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे पता है स्टूडेंट्स, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में काफी हद तक पता है। ये 2 टर्म्स शायद आपकी नहीं होंगी, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये हर चीज, ये जो भी फोर्स है ये एक्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस जब बीटा डीके होता है, अभी बीटा डीके क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उसके थोड़ा भी आपको हायर स्टडी में थोड़ा जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और बाकी फोर्स है जो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, इफ वी हैव 2 मास बॉडीज हैविंग masses m1 m2 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। न्यूटन के अकॉर्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मास बॉडीज इन द यूनिवर्स is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. इन्हें हम कंबाइन करते थे, यहां से मिलता था हमें g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant and has a value of 6.63 into 10 raised to power -11। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने शायद ये पढ़ा है क्लास 10th में
तो सॉरी क्लास 9 में, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? द फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन द टू मास बॉडीज एंड दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। फर्स्ट अब इसके बात करें इनकी साइन फीचर की, तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, कभी रिपल्सिव नहीं होते। दे आर सेंट्रल फोर्सेस, central forces. Third one is they are obey, inverse, square law. अब ये टर्म्स क्या है? सेंट्रल फोर्स, ओबे, स्क्वायर, इनवर्स, स्क्वायर लॉ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर हम समझ लें इनको पहले लाइन समझते हैं सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट ये दो बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये अट्रैक्ट करेंगी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दियर सेंटर्स। इन दोनों बॉडीज के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दो एक लाइन के थ्रू, तो इस लाइन के अलोंग ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, द फोर्सेस व्हिच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आया हो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखो ओबे इसका मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पे इनका डिस्टेंस अज्यूम किया था आर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो भी फोर्स कुछ इस तरह वेरी करता है इस डिस्टेंस, तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको कि ये ओबे कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखें आप इनवर्स है वन आर स्क्वायर, तो स्क्वायर भी है आर का और इनवर्स भी चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ऐसी फोर्सेस जो F इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो, उन्हें हम बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स काफी अच्छे से, इसको हम रफ कर देते हैं, आप उसका नोट्स प्रॉपर नोट बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बोला भी वीक की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि समझना भी टफ है आपके लिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा दो चार्जेस हम बात करें अगर इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2, अगर ये लाइक चार्जेस हुए तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी छोटी क्लास में इसको बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, सुना होगा आपने, मतलब फॉर्मूला वाले आपने ना पढ़ा हो, पर आपको ये पता होगा कि टू लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं, सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2 एंड देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, देखो यहाँ पे इंटरेक्शन यूज कर रहा हूं, इंटरेक्शन में भी इट मे बी रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। अगर दोनों चार्ज लाइक है तो रिपल्शन, और अगर अनलाइक है तो अट्रैक्शन। जैसे सपोज को पॉजिटिव नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो दूसरे को रिपल करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन ही बोलूंगा, मैं यूज करूंगा वर्ड इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the magnitude of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे हमने अभी न्यूटन्स लॉ के बारे में बात की थी, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात की थी, वैसे ही यहाँ पे भी है। वहां पे मास बॉडीज थी, यहाँ पे चार्ज बॉडीज है। वहां पे मास था m1 m2, यहाँ पे चार्जेस एंड बॉडीज, इन चार्जेस का, इन बॉडीज का चार्जेस, एक का चार्ज Q1 एक का Q2। ठीक है, यहां से जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो स्टूडेंट फिलहाल अभी K होता क्या है, कहां से इसकी वैल्यू आई है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। एक्चुअली ये कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ ये क्लास 12 में आपका सिलेबस है, तो फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन से चार्ज, इलेक्ट्रो की हम बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉन सुना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और मैग्नेटिक का मतलब पता है स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स की हम बात करेंगे तो आपको यही पता होगा, दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। It means the force of interaction between the two charged particles or between the two magnets are known as electromagnetic forces। अगर दो चार्जेस या फिर दो मैग्नेट के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन या रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है।
तो वहां पे हम उसको टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। और जब दो मास बॉडीज के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वहां पे हमने यूज किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली इसके भी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे कि आप पहला बोल सकते हैं दे आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए आपको भी दिख रहा है, आपको ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरफ फॉलो कर रहा है। एंड सिमिलरली दे आर आल्सो आर सेंट्रल फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्सेस है। इट मींस अगर ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो रिपल कैसे करेंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। मतलब जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के अलोंग ही ये अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपल होंगे। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। फिर से हम यहाँ पे म्यूचुअल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। एक थर्ड फीचर था म्यूचुअल फोर्सेस। अब म्यूचुअल फोर्सेस क्या होता है, म्यूचुअल होता है इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, जितना फोर्स Q1 एक्सर्ट करेगा Q2 पे, उतना ही Q2 करेगा Q1 पे। सपोज करो यहाँ पे हम अगर ध्यान समझे इसको, तो सपोज करो F1 फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हुआ है जो Q1 ने Q2 पे एक्सर्ट किया रिपल्शन का। तो ऐसे ऑब्वियसली बात स्टूडेंट्स Q2 भी करेगा एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन Q1। यहाँ पे समझिए आप दोबारा से, what is this force? This force exerted on Q2 and by Q1। Q2 में एक्सर्ट हुआ और Q1 ने एक्सर्ट किया। सिमिलरली F2 की बात करें तो F2 फोर्स क्या है, ये Q1 पे एक्सर्ट हुआ और Q2 ने एक्सर्ट किया। तो जो म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस वी कैन से F1 इज इक्वल टू F2। दोनों फोर्स इक्वल होंगे और साथ ही क्या होंगे, अपोजिट। मैंने साइन यहाँ पे लगा दिया तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट तो एक टुवर्ड्स लेफ्ट, पर इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है म्यूचुअल फोर्सेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जैसे भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में कि टू लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ठीक है, सभी को पता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा इतना नॉलेज होगा स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं किसी भी एटम की, तो एटम के सेंटर पे एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, टाइनी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की अगर पूछे कंपोजिशन आपको, तो आप क्या बताएंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये पता होगा सभी को, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और इलिप्टिक ऑर्बिट्स। फिलहाल उसमें ना जाके हम केवल बात करें न्यूक्लियस की। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको पता हो, बहुत बेसिक टर्म्स है। न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन होती है उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे होते हैं कहां पे, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस पे होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप थोड़ा ध्यान समझिए यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसका स्ट्रॉन्ग लगाया है, वो फिलहाल इसके बाद में करते हैं। आप ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों में चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स ये तो रिपल करने चाहिए, समझिए, सिंपल अगर बात करें तो रिपल करते हैं, रिपल करना चाहिए इनको, जो प्रॉपर्टी इनकी है। बट जब ये टाइनी न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं, बहुत छोटा साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। इस ऑर्डर का होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस का साइज, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो जैसे ये प्रोटॉन्स जो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, जब ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 5 कितने भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस में पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स ये एक दूसरे को रिपल नहीं करते, ये इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये कभी रिपल्शन भी करते हैं और कभी अट्रैक्शन भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन काम मेरा यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपल ना करके अट्रैक्ट करते हैं। अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, इसके लिए मुझे आइंस्टाइन थ्योरी में जाना पड़ेगा, E=mc²। अभी थोड़ा थ्योरी आपने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसको एक्सप्लेन करना, ये भी एक्चुअली 12th का ही सिलेबस है। बट आप ये समझिए कुछ होता है वहां पे, न्यूटन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग वहां पे कुछ एनर्जी लॉस, एनर्जी कुछ मास लॉस होता है। और मास जब लॉस होता है
तो एनर्जी में करंट होता है और वही एनर्जी इन प्रोटॉन्स को उस टाइनी न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ मास वगैरह है स्टूडेंट्स की। सपोज कीजिए आपके पास एक सेब है, एक एप्पल है, जिसका मास सपोज कीजिए 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एप्पल आपके पास, ये एक बॉल है, हैवी मास कितना 100 ग्राम। तो जैसे ही इस बॉल को अगर सपोज कीजिए मैं न्यूक्लियस में डाल दूं, होता है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मास कुछ कम हो जाता है, 100 के बदले सपोज करें 99 ग्राम हो गया। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्चुअली बॉल बहुत बड़ी होती है, उसको मैं न्यूक्लियस में फिट नहीं कर सकता। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, अगर उसको मैं न्यूक्लियस में डाल दूं तो सपोज कीजिए उसका मास हो गया 99 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर 99 ग्राम आपको दिख रहा है तो 1 ग्राम का लॉस हुआ है मास में, तो ये जो मास है, जो लॉस हुआ है मास में स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है टू होल्डिंग या फॉर बाउंडिंग द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। आपको समझना होगा, इसको हम कभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम 12th क्लास में होंगे, फिलहाल बेसिक आइडिया था। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ का, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सबसे वीक कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने इस ऑर्डर पर लिखा है, आपकी ओबीसी ऑर्डर में नोट करनी है, यानी ध्यान रहे अच्छे से। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं नेचर पे, वो होते हैं वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे वीकेस्ट फोर्स इन तीन चारों में से होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो आपको फिलहाल यहाँ पर ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, वीकेस्ट फोर्स जो होते हैं वो होते हैं कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो अभी तक नोन है हमें नेचर में, वो कौन से, न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स की लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस कौन से होते हैं, कौन से शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अब लॉन्गेस्ट रेंज की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें हमारे सोलर सिस्टम का। सभी को पता है सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जुपिटर रिवॉल्व कर रहे हैं, और सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से समझिएगा, सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये होती क्या स्टूडेंट्स, ये हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ये सब हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। आप ही समझिए कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट तब भी आप देख सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो अर्थ की बात हम कर रहे हैं, हमें पता है प्लूटो और दूर होता है, प्लूटो तो बहुत दूर है, उसको हम प्लैनेट एज्यूम नहीं करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं सन तो प्लैनेट ही नहीं है, बट सपोज कीजिए वो भी तो अर्थ के अराउंड ही, सॉरी सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, भले प्लैनेट का है उसका नाम हमने वापस ले लिया, ठीक है, बट वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी लॉन्ग रेंज तक काम कर पा रहा है। ठीक है, तो नेचर में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा ग्रेविटेशन फोर्सेस ही होते हैं। तो मैं लिख देता हूं लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस। जो वीकेस्ट फोर्सेस है, ध्यान रखिए, जो वीकेस्ट है नेचर में वही सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस है। समझना, लॉन्गेस्ट रेंज, दो बॉडीज के बीच कितना डिस्टेंस हो और तब भी वो फोर्स क्या हो, अपना वर्क करता रहे, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस या रेंज फोर्सेस बोलेंगे हम उसे। और हम बात करें अगर सबसे शॉर्ट रेंज फोर्सेस की, तो कौन से होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वीकेस्ट फोर्सेस हैं वो लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस हैं, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस अगर बहुत थोड़ा भी चेंज करें तो ये फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। कौन से वाले, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अभी मैं फिर बोल रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्सेस में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अलग से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहां पे डिटेल में इसका स्टडी करेंगे कि कैसे फोर्स ब्लॉक वेरी करते हैं, क्यों ये फोर्स कहां से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको ध्यान देना है ग्रेविटेशन फोर्सेस में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। अब मैं आपको सही बताऊं तो एग्जैक्टली अभी 12th क्लास में यही पढ़ रहे हैं, सॉरी अभी 11th क्लास में हमें ग्रेविटेशन फोर्सेस के बारे में ज्यादा नॉलेज हमें पढ़ना है, इसको काफी डिटेल में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी मोस्टली हमारे पास क्लास 12th में आएंगे, बाकी सारे 12th में आएंगे। वीक फोर्सेस तो ऑब्वियसली 12th क्लास में भी नहीं आता हमारे पास, ये हम करेंगे और हायर एजुकेशन में मे बी BSc MS जॉब करेंगे
फिजिक्स में, तो वहां पर आपका यूज होगा इसका, वापस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अभी फोकस यहाँ पे रखिएगा मेन ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज सभी होना चाहिए कि क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ हम बात करें, स्ट्रेंथ की चारों फोर्सेस की, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रेशियो, वीक फोर्स रेशियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेशियो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इनकी रेशियो स्टूडेंट्स 1:10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38